सुप्रभात बच्चों। एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर आपके सामने। और ये जो पाठ था चार्ली चैपलिन यानी हम सब, उसका एक अंक आपको पहले भेज दिया गया था। अब ये दूसरे अंक की बात चल रही है उस लेसन के कंटिन्यूएशन में ही। तो यहाँ ये आपको बता दिया गया था कि चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। यानी चैपलिन के समय जब फिल्में बनती थी वो वर्ग और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बनती थी। जो बड़े लोग होते थे, समाज का जो बौद्धिक वर्ग होता था, उनके लिए अलग फिल्में बनती थी, और जो मजदूर कर्म जो किसान लोग होते थे या देहाती लोग होते थे, उनके लिए अलग फिल्में बनती थी। और बड़े लोगों के लिए बनने वाली फिल्मों को देखने का जो अधिकार था वो छोटे लोगों को नहीं होता था। अब चार्ली ने क्या किया आते ही, सबसे पहले तो उसी व्यवस्था को उन्होंने तोड़ा। उनका मानना था कि जो फिल्में होती हैं वो डेमोक्रेटिक होती हैं, लोकतांत्रिक होती हैं। उनके लिए एक वर्ग विशेष उसका दर्शक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो समान रूप से सभी को उसको देखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक तो ये जो गैर बराबरी थी इसको मिटाने की कोशिश की। वह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। तो जो गैर बराबरी के समर्थक लोग थे, जो चाहते थे कि जो जिनका मानना था कि समाज में ऊंच नीच होनी चाहिए, तो जब वो चैपलिन की फिल्मों के बारे में देखते थे, सुनते थे, तो उनको गुस्सा आता था कि ये आदमी क्यों उस बीच के भेदभाव को मिटाना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कोप झेलना पड़ा, इस नाराज़गी को झेलना पड़ा, वो चार्ली की फिल्मों को भी झेलना पड़ा। और उनकी फिल्मों के साथ जो टॉकीज होते थे, जहाँ पे फिल्में लगती थी, चलती थी, उनके साथ तोड़फोड़ होती थी। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। तो राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ का मतलब क्या हो गया है? कहने का मतलब ये हो गया कि हम सब बराबर हैं। ठीक है। तो उन्होंने इसी बात को कि हम सब बराबर हैं, क्योंकि ऐसा कहने से क्या होता था, जो बौद्धिक वर्ग था, जो अमीर लोग थे, वो नाराज हो सकते थे कि सभी बराबर कैसे हो सकते हैं। इसलिए उसने दूसरे तरीके से उस चीज को कहा। उसने कहा राजा भी उतना ही नंगा है जितना कि मैं हूँ। तो एक हिसाब से बात हंसी पे टल जाती थी, लेकिन इसका जो गहरा भाव होता था वो यही होता था कि राजा और प्रजा में कोई भेदभाव या अंतर नहीं होता। तो इस तरह से वो इनडायरेक्ट वे में, छद्म तरीके से, छिपे हुए तरीके से एक समाज की जो व्यवस्था थी उस पर हमला किया करता था। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। अब उसके बाद में जो अंश आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। थोड़ा सा यहाँ पे हम चार्ली के बैकग्राउंड में जाएंगे कि चार्ली कैसे परिवार से बिलोंग करता था। तो उनके बारे में बताया गया है यहाँ। एक परित्यक्ता, यानी जो चार्ली की माँ थी वो क्या थी? परित्यक्ता स्त्री थी। परित्यक्ता मतलब जिसका पति के द्वारा त्याग कर दिया गया था, यानी डिवोर्सी थी, समझ लीजिए कि वो तलाकशुदा थी। एक परित्यक्ता दूसरे स्टेज दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना। माँ क्या करती थी? वो सेकंड क्लास स्टेज की क्या थी? एक्ट्रेस थी। यानी जो लीड रोल में होता है वो उसको रोल नहीं मिलता था, बल्कि एक अलग से उसको सहायक नायिका का रोल मिल जाता था। और परित्यक्ता थी, डिवोर्सी थी वो। दूसरी बात है कि इनकम भी उसकी बहुत ही कम थी। इस वजह से वो अपने बच्चे का ठीक से पालन पोषण भी नहीं कर पाई। चार्ली का पालन पोषण या बचपन उस तरीके से नहीं बीता जैसे कि अच्छे घरानों के बच्चों का या मध्य वर्ग के बच्चों का बीतता है। वो एक गरीबी में उसने अपना जीवन जिया, क्योंकि माँ के पास में और कोई तरीका नहीं था जिससे वो धन कमा सकती थी। बाद में क्या हुआ? बाद में भयावह गरीबी, और उसके बाद में फिर उसको माँ को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? माँ के पागलपन से संघर्ष करना। माँ क्या हो गई? उसकी पागल हो गई। अब बच्चे का पालन पोषण कैसे करे? कोई रोजगार भी नहीं था उसके पास में। ये समस्या उसने झेली। उसके बाद में फिर क्या हुआ? साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवादी तथा सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दूर दुराया जाना। तो उसको लोगों के द्वारा प्रताड़ना मिली, और किन लोगों के द्वारा? जो पूंजीवादी लोग थे,
जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो सामंत थे यानी नाइट थे वहाँ के, उनके द्वारा उसको दूर दुराया गया, उसकी अवहेलना हुई। तो इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। तो बच्चों, जिस परिस्थिति में हमारा जीवन बीतता है, खासकर हमारा बचपन बीतता है, हमने जिन कमियों को अपने बचपन में महसूस किया होता है या जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, वो परिस्थितियां ही कभी कभी क्या करते हैं, हमारे जीवन का आधार तय कर देती हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ समझने की है। जब हम, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियां, आदमी परिस्थितियों से ऐसी से निकल के आता है, तो निश्चित रूप से वो जीवन की सारी समस्याओं का हल ढूंढने में सक्षम होता है। तो कभी कभी क्या होता है, इस स्टेज में हम बहुत ही गलत निर्णय ले लेते हैं कि कुछ नहीं है जीवन में, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी हम नष्ट कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं कि जीवन में कुछ भी नहीं है। क्या है, वो परीक्षाएं होती हैं, हमारे जीवन की परीक्षाएं होती हैं, और हम उन परीक्षाओं में हारने के बाद आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन जो संभलने वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, उस चीज़ को, चैलेंज को लेते हैं और उस चैलेंज को जीतते हैं, और आगे चल के फिर वो जीवन की जो आने वाली मुसीबतें हैं उनका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ चैपलिन ने वही किया। जब वो समाज के द्वारा दूर दुराया जाता था, अवहेलना उसकी होती थी, अब उसकी उपेक्षा होती थी समाज के द्वारा, और उसने गरीबी में जो अपना जीवन, तंगहाली में जो अपना जीवन गुजारा, उस चीज को लेकर ही उसने अपने पूरे जीवन में उसी चीज पे उसने अपनी फिल्में बनाई है। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे। खानाबदोश वो जाति होती है जो एक जगह टिकती नहीं है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यानी ट्रम्प, वो होते हैं खानाबदोश। और यह एक सुदूर रोमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो। तो अपनी नानी की ओर से, यानी ननिहाल पक्ष की ओर से, जो चार्ली थे वो क्या थे, खानाबदोशों से जुड़े हुए थे। और खानाबदोश, उनकी जो नानी थी, उनके बारे में थोड़ी सी रोमांटिक इमेजिनेशन करता है लेखक कि हो सकता हो कि उस शायद खानाबदोश औरत में, यानी उसकी नानी में भारतीयता रही हो, यानी कोई ना कोई उसका ब्लड रिलेशन इंडियन से रहा होगा। क्यों, ऐसा क्यों कहा लेखक ने? क्योंकि यूरोप में जो जिप्सी थे, जो खानाबदोश थे यूरोप के, वो भारत से ही गए थे, और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। चार्ली के जो फादर थे, वो मदर की तरफ से थी, वो खानाबदोश थी, और फादर जो उसके थे वो यहूदी थे। जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र बना दिया। तो जीवन की मुश्किलों ने उनको क्या बना दिया, एक बाहरी घुमंतु चरित्र बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि शायद मैं समाज का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि लोग मुझे समाज में पसंद नहीं करते। वे कभी मध्यवर्गीय बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। मिडिल क्लास जो रेगुलेशन फॉलो करती है उनको भी नहीं अपना पाए, और जो अपर क्लास करती है उनको भी वो अपना नहीं पाए। तो हमेशा के लिए वो कैसे रहे, बिल्कुल लोअर क्लास के ही वो रहे। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, यानी खानाबदोश की प्रस्तुत की है, तो उसके कारण और उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। तो वजह केवल यही थी कि उन्होंने उन परिस्थितियों से वो निकले थे। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, बल्कि फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं। केवल फिल्म क्रिटिक्स ने ही उनके ऊपर अपने विचार व्यक्त नहीं किए, बल्कि बड़े बड़े जो उस्ताद थे आर्ट के और ह्यूमैनिटीज़ के, उन्होंने उन पर रिसर्च की। सिर धुनने का मतलब यहाँ पे क्या है, उन पर रिसर्च करना। और उन्हें नेति नेति कहते हुए यह भी मानना पड़ता है कि चार्ली पर नया कुछ लिखना कठिन है। सबने यही कहा है जो उनके बारे में रिसर्च किया, जिसने भी, उन्होंने यही कहा कि चार्ली में इतनी नव्यता है, इतना इनोवेटिव कैरेक्टर वो हुआ है कि उस पर कुछ भी लिख पाना वो कठिन होता जाता है। तो बच्चों, आज इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।